हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर, जो कि एनिस जंग ने लिखा है। इस चैप्टर में दो कहानी है। एक कहानी है साहिब ए आलम की, जो कि सीमापुरी में रहता है, जो कि कचरे का काम करता है, कचरा उठाना, सड़क से कचरे को उठाता है। और दूसरी है एक मुकेश नाम के लड़के की, जो कि फिरोजाबाद में रहता है और जो कि चूड़ियाँ बनाने में, बैंगल बनाने का काम करता है उसकी फैक्ट्री में। एनिस जंग। तो ये साहिब आलम की स्टोरी। सर्चिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज, कूड़े कचरे में सोना ढूंढना। एनिस जंग की साहिब से रोज़ मुलाकात होती थी। मतलब जो एनिस जंग है, जो राइटर है, उसकी साहिब मतलब जो गरीब बच्चा था, जो कि रेड पिकिंग करता था, कूड़ा उठाता था, उससे मुलाकात होती थी, डेली मिलता था। वह कचरे के ढेर में सोना ढूंढ रहा था। जो वो बच्चा था, कचरे के ढेर में सोना ढूंढ रहा था। वह ढाका से आया था। वो बच्चा अब ढाका से आया था। उसे अपने पुराने घर की बिल्कुल याद नहीं थी। जो पहले जहाँ वो रहता था, उसे उस घर की बिल्कुल याद नहीं थी। वो भूल चुका था। वह पाठशाला नहीं जाता था। जो साहिब आलम था, जो बच्चा था साहिब, वो स्कूल नहीं जाता था। उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं था। उसका पूरा जो नाम था वो था साहिब-ए-आलम, जिसका मीनिंग होता है ब्रह्मांड का स्वामी, मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन वह जानता नहीं था कि इसका क्या अर्थ है। उसको पता नहीं था कि उसके नाम का मतलब है क्या। वह गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। नंगे पैर वाले जो इसके जो दोस्त थे, जो सेना था, यानी कि जो ग्रुप थे, उसके ग्रुप में बहुत सारे जो लड़के थे वो भी नंगे पैर घूमते थे। और वो सुबह काम करते थे और दोपहर तक गायब हो जाते थे। वे लगातार इस गरीबी की स्थिति में थे और जूते चप्पल नहीं थे उनके पास, खरीद नहीं सकते थे। दूसरे जो लड़के थे वो जूते पहने थे, लेकिन अधिकतर कबाड़ उठाने वाले साहिब जैसे बच्चे बिना जूते के रहते थे। मतलब जो साहिब जैसे जो बच्चे थे उसकी कैटेगरी के, वो बिना जूते चप्पल के घूमते थे। उनके पास जूते चप्पल नहीं थे, वो खरीद नहीं सकते थे। सीमापुरी आ होम फॉर रेड पिकर्स फ्रॉम बांग्लादेश। सीमापुरी बांग्लादेश से आए कबाड़ चुनने वाले का घर। सीमापुरी क्या है? जहाँ बांग्लादेश से आए हुए लोग कबाड़ चुनते हैं, कचरा उठाते हैं। अधिकतर ये कबाड़ चुनने वाले सीमापुरी में रहते हैं। यह दिल्ली के सीमांत में एक जगह है। मतलब जो दिल्ली की पेरीफेरी है उसमें एक जगह है सीमापुरी। वहाँ विकास और तरक्की, प्रोग्रेस वगैरह कुछ नहीं था, डेवलपमेंट कोई नया नामो निशान नहीं था। मिट्टी के घर थे। जो घर थे वो मिट्टी के थे। उनके ऊपर टिन और तिरपाल की छतें थी। ना कोई सीवेज, ना नालियाँ, और ना ही चलता हुआ पानी था। पिछले 30 साल से 10,000 से अधिक लोग कबाड़ चुनने वाले यहाँ रहते हैं। यहाँ ये जो जगह है सीमापुरी, वहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जो कि 30 साल से रह रहे हैं। वे 1971 में बांग्लादेश से वहाँ आए थे। मतलब ये लोग बांग्लादेश से आए थे 1971 में। उनके पास ना तो कोई पहचान थी और ना कुछ परमिट, ना कार्ड, ना कुछ था। लेकिन उनके पास राशन कार्ड ज़रूर था, जिससे वो वोट डालते थे और अनाज खरीदते थे। उनके लिए भोजन पहचान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मतलब उनके लिए खाना ज़्यादा ज़रूरी था पहचान से। और जो औरतें थी वहाँ की, वो एकदम ऐसी साड़ियाँ पहनती थी एकदम जिसके तार तार हो गए थे, एकदम फटी हुई साड़ियाँ। सर्वाइवल मीन्स रेड पिकिंग। जिंदा रहने का अर्थ है कूड़ा कचरा चुनना। बच्चे बड़े होते हैं, वे जिंदा रहने के लिए हिस्सेदार बन जाते हैं। मतलब जैसे कोई बच्चा है वहाँ का,
वो जैसे ही बड़े होते वो भी ये काम करने लग जाते। सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब है कूड़ा कचरा चुनना। अगर जिंदा रहना है, खाना खाना है, तो कूड़ा कचरा ये लोग उठाते थे। सालों से एक महीन कला का रूप धारण कर लिया था, मतलब बहुत सालों से चल रहा था कि ये कूड़ा उठाते थे। कई बार कूड़े के ढेर में किसी बच्चे को चांदी का एक सिक्का मिल जाता था, कि जो कूड़े का ढेर था उसमें चांदी का सिक्का भी मिल जाता था। और अधिक पाने की सदैव आशा रहती थी, और बच्चे सोचते थे कि हम कचरा उठाएंगे तो हमें क्या पता कभी और मिल जाए, सोने का कॉइन मिल जाए या चांदी का। बच्चों के लिए जो कचरा था वो एकदम आश्चर्य से लिपटा हुआ था, मतलब एकदम सरप्राइज से। मतलब वो सोचते थे क्या पता अगर हम कचरा उठाएं तो हमें ये मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, इसलिए वो कचरा उठाते थे। और लेकिन जो बड़े के लिए था वो एकदम वो जीने का जरिया था, उसी के सहारे से वो खाना खाते थे और अपना मतलब जो लिविंग चलाते थे। साहिब गेट अ स्मॉल जॉब। जो साहिब था उसको एक छोटी सी नौकरी मिल गई। साहिब को एक छोटी नौकरी मिल जाती है। एक सुबह जब एनीस जंग साहिब को एक क्लब के पास खड़ा हुआ देखती है। वहाँ दो लोग थे, यंग लड़के थे, सफ़ेद वाइट ड्रेस पहने हुए, जो कि टेनिस खेल रहे थे। साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुआ था। वे किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते थे। मतलब जो साहिब जो जूते पहना था वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी अमीर लड़के ने बच्चे ने फेंक दिए हैं, क्योंकि उसमें एक होल था। लेकिन लेकिन जो वो जूते थे वो साहिब के लिए एक सपने के सच होने जैसे थे। साहिब के लिए एक सपने जैसा था कि उसको जूते मिले, लेकिन जो अमीर लड़के ने उन्हें फेंक दिया था। जैसा कि साहिब को नौकरी मिल गई थी, तो वो एक चाय के खोखे में, मतलब एक स्टॉल थी, वहाँ काम करता था। उससे 800 रुपये मिलते थे और सभी समय का खाना मिलता था, मील मिलता था। उसके चेहरे पर जो चिंता थी वो एकदम गायब हो गई थी। वह स्टील का एक कनेस्टर पकड़े हुए था। मतलब जो साहिब था स्टील का कनेस्टर पकड़े हुए था। वह उस प्लास्टिक बैग से भारी लग रहा था। मतलब जो प्लास्टिक का जो बैग था, जो कि वो रेड पिकिंग करता था, कचरा उठाता था, वो उससे जो स्टील का वो कनेस्टर है, स्टील का जो कनिस्टर है वो उससे ज़्यादा भारी लग रहा है, जिसे वह अपने कंधे पर उठाए रहता था। थैला उसी का था, लेकिन जो थैला था वो उसी का था, लेकिन जो कनेस्टर है वो दुकान के मालिक का है। साहिब अपना मालिक स्वयं नहीं है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। मतलब वो अपना खुद का मालिक नहीं है। जैसा वो मालिक बोलेगा वैसा उसे करना पड़ेगा, वो उसी के अंडर में काम करेगा। ये थी साहिब ए आलम की स्टोरी। अब देखते हैं मुकेश की स्टोरी क्या है, जो कि बेंगल के उसमें काम करता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना मालिक स्वयं बनने पर जोर देता है। मतलब जो मुकेश है वो चाहता है कि मैं खुद का मालिक बनूं, किसी के अंडर में काम ना करूं। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मतलब जो मुकेश है वो चाहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं। वह कार चलाना सीख लेगा, लेकिन वह एक सपने जैसा है, एक चमत्कार जैसा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। वह जो फिरोजाबाद की धूल भरी गली में रहता था। फिरोजाबाद की गली है जिसमें बहुत धूल मिट्टी, बहुत गंदी जगह है, वहाँ वो रहता था। कस्बा अपनी चूड़ी के लिए प्रसिद्ध था। जो फिरोजाबाद है वो अपनी चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, बैंगल्स के लिए। हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में काम जुटा है। मतलब फिरोजाबाद में जितने भी हर घर में चूड़ी बनाने का काम होता है। यह भारत के कांच पिघलाने के युद्ध का केंद्र है। मतलब यहाँ कांच पिघलता है और चूड़ियाँ बनती हैं, और कांच के जो सामान है, ग्लास के जो सामान है वो बनते हैं।
परिवारों ने स्त्री के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ियाँ बनाई है। मतलब जो परिवार है, जैसे कि बहुत सालों से बुजुर्ग बना रहे हैं, फिर उनसे भी ज़्यादा आगे की पीढ़ी, फिर उनसे भी आगे की पीढ़ी, इतने सालों से ये काम हो रहा है, चूड़ियाँ बनाते। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से है। मतलब मुकेश के परिवार में भी क्या होता था, पहले उसके दादा के दादा बनाते थे, फिर दादा, फिर पापा, अब मुकेश, आगे चल के मुकेश के बच्चे भी। तो इसमें क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन बैंगल का काम होता है, बैंगल बनाने का। 20,000 चिल्ड्रन वर्क क्लास फर्नेसेस। 20,000 से अधिक बच्चे कांच की भट्टियों में काम करते हैं। लगभग 20,000 बच्चे कांच की भट्टियों में काम करते हैं। कोई नहीं जानता कि इतने अधिक तापमान के शीशे की भट्टियों में काम करना गैर कानूनी है। मतलब ये जो कांच का काम करना, और वो भी इतनी छोटी उम्र में काम करना, बच्चों का काम करना, ये इल्लीगल है। लेकिन ये कोई जानता नहीं है। वो बदबूदार गली में रहते थे, वे कचड़े से रुकी हुई पड़ी हैं, जो कि गलियाँ कचड़े से रुकी हुई पड़ी हैं। उनके मकान झोपड़ियाँ, जिनकी दीवारें गिर रही हैं, उनका जो घर है, मकान झोपड़ियाँ हैं, उनकी दीवारें एकदम गिर रही हैं, उनमें खिड़कियाँ नहीं हैं, जिसमें जानवर और इंसान के परिवार की भीड़ है, जिसमें जानवर और इंसान रहते हैं। जो राइटर है वो एक कमज़ोर स्त्री, यानी कि एक कमज़ोर और वुमेन की तरफ देखती है। वह परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही थी, जो कि परिवार के लिए खाना बना रही थी, जो कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। वह एज में इतनी बड़ी नहीं थी, एकदम छोटी थी, लेकिन एक बहू के रूप में सम्मान करवाती थी। मतलब उसकी जो एज थी वो एकदम कम थी, लेकिन बड़े भाई की वाइफ होते हुए उसको घर में एकदम बड़ा दर्जा मिला और बहू थी घर की। जैसे कि रिवाज की ज़रूरत है, वह घूंघट से चेहरे को ढकती है। मतलब जैसे ये रिवाज है, तो उसका जो चेहरा था वो घूंघट से ढका हुआ था। परिवार का एक बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। वह मकान का नवीनीकरण, मतलब जो मकान को ठीक करवाना, वो करवाने असफल रहा। मतलब वो नहीं करवा सकता था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर को ही मरम्मत करवाए और घर को ठीक करवाए। ना ही वह अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में सफल रहा, और ना उसने अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजा, मुकेश को और उसके भाई को। उसे चूड़ी बनाने की कला के अलावा और कुछ नहीं आता था। बस उसको चूड़ियाँ बनाना आता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता था जिससे वो और कुछ काम कर सके। एंड ऑफ लूजिंग देयर आई साइट, अंत में वे अपनी दृष्टि खो बैठते हैं। लास्ट में क्या होता है, ये लोग काम करते हैं तो उसका ये इतना टेम्परेचर इतना हाई होता है कि आँखों पर असर होता है, और जो आँखों की आई साइड है, दृष्टि खो जाती है, चली जाती है। कांच की पॉलिश करने की जो धूल होती है, उससे मुकेश की दादी ने अपने पति को अंधा होते हुए देखा। लेकिन वे भगवान की दी हुई वंश परंपरा, मतलब उनके परिवार में इतने टाइम से जो काम चल रहा था, इतने सालों से, उसे छोड़ नहीं रही थी। उन्होंने चूड़ी बनाने की जाति में जन्म लिया। उनका मानना है कि हमने चूड़ी बनाने की जाति में जन्म लिया है, इसलिए हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। हर दूसरे मकान में, फिरोजाबाद की हर गली में सब तरह की कलरफुल चूड़ियाँ मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। अंधेरी झोपड़ी में रंगीन कांच की बेल्ट का
वहाँ लड़के लड़कियाँ चूड़ियाँ बना रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ। सविता एक युवा लड़की, एक सविता नाम की लड़की थी जो कि यंग लड़की थी, जो एक बड़ी आयु की औरत के साथ बैठी थी। मतलब वो लड़की तो इतनी छोटी थी लेकिन वो बड़ी आयु की, ज़्यादा एज की लड़की के साथ बैठी थी। वह जिन चूड़ियों में बनाने की मदद कर रही है उसकी पवित्रता, यानी उस वो जो चूड़ियाँ बना रही है उसके बारे में उसे आइडिया नहीं है कि वो कितनी पवित्र है और वो किस चीज़ का सिंबल है। मतलब वो सुहाग का सिंबल है। वो लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए चूड़ियाँ कितनी महत्वपूर्ण है, सुहाग का प्रतीक है। वो इतनी छोटी थी, उसे इतना ये सब कुछ नहीं पता था। जिन चूड़ियों में वो मदद कर रही थी उसकी पवित्रता के बारे में उसे पता नहीं था। वे विवाहिता जीवन में शुभ प्रतीक है। मतलब वो सिंबल क्या है, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो कि सुहाग। माइंड नंबिंग टोयल, दिमाग को सुन्न करने देने वाली मेहनत। इस काम में मेहनत लगती है तो ये दिमाग को सुन्न करने वाली मेहनत है। समय के साथ फिरोजाबाद में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मतलब ये सुन्न करने देने वाला एक श्रम था, बहुत मेहनत थी। वे स्वयं को एक सहकारी, मतलब वो लोग अपने आप को सहकारी संगठित नहीं कर सकते। वो मतलब ये जो ग्रुप है जो चूड़ियाँ बनाते हैं वो एक दूसरे को इकट्ठा नहीं कर सकते थे अपने हक के लिए। बिचौलिया जिनका शोषण करते थे, ये जो मिडिल मैन थे वो उनका शोषण करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। उनके बीच कोई नेता नहीं है। जो एक दो संसार है, एक चूड़ी बनाने वालों का संसार है, वे निर्धनता, मतलब वो पॉवर्टी के जाल में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। दूसरा साहूकारों, बिचौलिया और पुलिस वालों का संसार है जो उन्हें लूटता है। कोऑपरेटिव, मिडिल मैन, एक्सप्लॉयटिव, मिडिल मैन, पुलिस, ये सब उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन्हें लूटते हैं। फिर भी मुकेश की आंखों में आंखें आशा से भरी है। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। राइटर उससे पूछती है कि क्या उसका मन है कि वो जहाज़ उड़ाए। वह चुपचाप कहता है नहीं। वो कहता है बिल्कुल नहीं। वह उन कारों के सपने देखने से सेटिस्फाई है जो उसके कस्बों की सड़कों पर चलती है। फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ ही जहाज उड़ते हैं। ये लास्ट में इतना ही कहता है कि फिरोजाबाद के ऊपर कुछ ही जहाज उड़ते हैं, इसलिए वो अपने सपने से सेटिस्फाई है।